नमस्कार। आज हमारे साथ में है वरिष्ठ कवि और लोकप्रिय कवि श्री कुमार अम्बुज जी। वेब दुनिया से हमारे साथ साहित्य पर बात करेंगे। सर, ये बताइए कि आज के साहित्य को आप किस तरह से देखते हैं? आप एक पुरानी पीढ़ी से भी संबंध रखते हैं, नई पीढ़ी को भी आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक तरीके से आप ब्रिज की तरह हैं। पुराना साहित्य, परंपरा का साहित्य भी देखा है आपने और अभी भी है, तो आज के साहित्य को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, साहित्य एक अनवरत स्थिति में होता है, उसको बहुत पुराना और बहुत नया इतनी जल्दी नहीं वो साहित्य बदलता है जी। तो साहित्य अपनी परंपरा से पोषित भी होता है और नए आचरण करता है, नवोन्मेष लाता है जी। और जो हमारा समय होता है, राजनीतिक सामाजिक समय होता है जी, उससे अपनी मुठभेड़ करता है और अपने खुद के जो भीतर अंतर्द्वंद चलते हैं, जो उनके लेखक जैसे आत्म के बारे में सोचता है, लेकिन वो आत्म का सार्वजनिकरण कैसे करता है, इन सब बातों से मिलकर साहित्य बनता है। तो मैं नहीं ये समझता कि कोई आज से 25-30 साल पुराना साहित्य कोई बहुत पुराना साहित्य है। जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया तब कोई बहुत पुराना किस्म का साहित्य वो पड़ गया है आज, और आज कोई बहुत नया किस्म का साहित्य आ गया है। सवाल शायद यही उठ सकता है कि पहले के लिखना के मूल्य क्या थे और अब के लिखने के मूल्य क्या हैं जी। पहले का साहित्य किन चीज़ों को अधिक ध्यान से संबोधित कर रहा था जी, और अब क्या संबोधित कर रहे हैं लोग, ये बातचीत जरूर जी इसमें से निकल सकती है। बाकी तो साहित्य को हम एक लंबे एक दौर के रूप में देखते हैं जी। सर, मतलब कोई पैटर्न में या शैली में या फॉर्म में लेखन के उसमें कोई बदलाव आया है? आप देखते हैं किस तरह लेखन के बदलाव, खासतौर फॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं जी, फॉर्म में तो कोई बदलाव पिछले 30-40 साल में नहीं आया है। छुटपुट छोड़ दीजिए, आपकी कोई गज़ल लिख देता है या कोई वो पहले से लिखी हो रही है, उसमें भी कोई फॉर्म में बदलाव नहीं है। लेकिन नए गद्य ने कविता में जगह अधिक बनाई है। अच्छा। और ये इसे मैं एक अच्छा लक्षण मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जैसे गद्य की आकांक्षा होती है जी, कि उसमें कविता का निवास हो। ओके। इसी तरह मैं ये भी मानता हूँ कि एक अच्छी कविता एक गद्य की आकांक्षी भी होती है, और जो उसके गद्य में जो उसको हम बोलते हैं पोएटिक सेंसिबिलिटी, ओके, उसके साथ में गद्य बहुत सारी चीज़ों को अधिक रिवील या अधिक उद्घाटित कर सकता है। वो जरूर कुछ जगह कुछ लोगों ने किया है जी। और जैसे पहले तो विष्णु खरे इस बात के लिए बहुत जाने जाते रहे जी। कुछ मंगलेश डबराल ने भी इस तरह से गद्य कविताएं लिखी, और इधर भी कई लोग कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर वो एक होता है केवल गद्य लिख देना, निरा गद्य लिख देना अलग बात है जी, लेकिन उस गद्य में कविता संभव करना ओके। तो हालांकि ये परंपरा भी बहुत पुरानी है, बादलियर 200 साल पहले उन्होंने लिखा जी। तो माने संभव है ये चीज़ें, और वो इधर कुछ लोग। तो आपका मतलब जो गद्य कविताएं वो गद्यात्मकता में होते हुए भी कविता को बचाना, अच्छा ना जी। फॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं जी, है ना जी, तो वो इधर कई कवियों में थोड़ा परिवर्तन। तो अभी के साहित्य में गद्य की जरूरत भी ज़्यादा है कविता से ज़्यादा, या कविता ज़्यादा लिखी जा रही है? ये तो खैर तय लेखक करता है, कवि खुद करता है जी, क्योंकि ये पहले से तो तय आप कर नहीं सकते जी। उसका जो कंटेंट है, उसकी जो प्रस्थान बिंदु है, जो विषय की उनकी उसके साथ जो व्यग्रता है, उसको अभिव्यक्ति का जो उसके सामने संकट है, उसको वो कैसे उसका समाधान करता है, तो उसमें गद्य भी एक उपकरण हो सकता है। गद्यात्मकता से ज़्यादा मैं कहूँ कि गद्य अपने आप में कविता और गद्य इनको मैं बहुत ज़्यादा अलग करके नहीं देखता। मैं इसको बहुत विधागत एकदम ये गद्य और ये कविता, ऐसा कई बार नहीं होता है जी। ये बहुत पास रहने वाली चीज़ें हैं। यदि श्रेष्ठ साहित्य है जी, तो एक अच्छा गद्य में एक अच्छा, मैंने जैसा कहा कि अच्छी कविता निवास कर जी, और कविता में एक अच्छा गद्य भी जगह बना सकता है। सर, ये बहुत जो आधुनिक दौर है, ये बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ भागता हुआ दौर है, इसमें हम लोग तकनीक के सहारे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो लेखन में कहीं ऐसा हुआ है क्या कि जो ह्यूमन सेंस था वो कहीं अब मिस हो रहा है? पुराने लेखकों में ह्यूमन सेंस ज़्यादा था या वो ज़्यादा भावनात्मक हुआ करते थे, और अब जो है वो सेंसिटिविटी? इन सारे सवालों के जवाब देखिए, हमको अंततः समाज में और हमारे समाज की राजनीति में
मिलते हैं। माने समाज शास्त्रीय राजनीतिक जो एक दृश्य है उसके क्योंकि साहित्य कोई इनसे अलग नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजनीति और समाज में भागदौड़ आ गई हो और साहित्य में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। समाज को और हमारे समय को ही साहित्य वहीं से अपने ऊर्जा लेता है और वहीं से अपने निरीक्षण लेता है, वहीं से वो संचालित होता है दिमाग में, और अपनी दृष्टि के साथ, अपने वैचारिकता के साथ एक लेखक उसको लिखता है। जी जी। तो यदि समाज में भागदौड़ है, ऊहापोह है, व्यग्रताएं हैं, मुश्किलें हैं, आर्थिक संकट हैं, एकल होते परिवार हैं, जो भी पूंजीवादी समाज के, जो हमारे पूंजीवादी जो लोकतंत्र है जी, उसकी जो समस्याएं हैं, मैं भारत की और हिंदी की खास तौर पर बात करूं, तो वो सब उसमें आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मैं समझता हूँ साहित्य का एक काम है। चेतना का कहीं अभाव है आज के लेखकों में। जैसे हम लोग फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम से ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, वो ज़्यादा देखते हैं, उस पर स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा है नए लेखकों का। देखिए, चेतना तो किसी व्यक्ति में होती है, संवेदना होती है तो वो लिखता ही है। जी, जी। तो उसके लिखने के मूल कारण ही होते हैं, लेकिन वैचारिकता का अभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चेतना और संवेदना से आप कुछ दूरी यात्रा कर सकते हैं, और वैचारिकता ही है जो विचार है, जो भी विचार आपका है, वो आपको दूर तक यात्रा में संभव करता है। जैसे कि उनका मुक्तिबोध का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जी, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना। अच्छा। तो संवेदनात्मक ज्ञान एक अध्याय होता है एक लेखक का, कि संवेदना से वो संवेदना के ज्ञान से उससे परिचालित होकर, और फिर जब वो ज्ञानात्मक संवेदना, माने जब पूरे संसार को जानता है, हमारे समय को जानता है, आसपास को जानता है, उससे जिस वो संवेदना जो प्राप्त करता है वो अधिक पुष्ट होती है, वो दूर तक किसी लेखक को ले जाती है। जी सर, पढ़ने के संकट को, मतलब किताबों को पढ़े जाने के संकट को कैसे देखते हैं? अभी सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, टीवी कंप्यूटर पे या मोबाइल पे लोग पढ़ते हैं, नॉवेल्स, कविताएं, सब कुछ डिजिटल पे अवेलेबल है, एप्लीकेशंस आ गए हैं। भाई तो आंकड़े तो ये बताते हैं कि पुस्तकें की कोई बिक्री में कमी नहीं आई है। अच्छा सर। हाँ। जी, जो प्रकाशक जो आंकड़े बताते हैं जी। और इसके अलावा पुस्तक का विकल्प खोजना आज भी कठिन है। कठिन है। संसार में देखिए बहुत प्रगति हुई, लेकिन कुछ चीज़ों का विकल्प आज तक नहीं मिल सका। जी। ये डंडे का जो डंडा काम आता है वो डंडे का ही काम आता है, रस्सी की जगह रस्सी काम आती है, बिल्कुल। छाते की जगह छाता काम, मैंने उसकी कीमत को देखते हुए और उपयोगिता को देखते हुए। हाँ। ऐसे कई चीज़ें हैं कि जो आपको सभ्यता के साथ वो अपना रूप थोड़ा सा बदल लेती है, लेकिन उनकी जन सुलभता और उनका जो उपयोग है हमारे मनुष्य के जीवन में, उसी तरह किताबें हैं। किताबों को अब किंडल फॉर्म आ गया है, तो किंडल फॉर्म आ गया है तो वो अंततः स्क्रीन है, पर वो स्क्रीन थोड़ी आई फ्रेंडली है, आंखों के प्रति दोस्ताना है वो, तो उसको लोग थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन किताबें तो आज भी खरीदी जा रही हैं। तो किताबों का भविष्य अभी तत्काल तो मुझे नहीं दिखता कि 25-30 सालों में कुछ बहुत फर्क इसमें आने वाला है। मुझे सर ये महसूस हुआ है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के दौरान कि पढ़ा कम जा रहा है और लिखा बहुत जा रहा है। तो हर हाँ, ये कह सकते हैं। ये कई तरह की जो समाज में सांस्कृतिक गिरावट आई है जी, उसका एक हिस्सा ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर और दूसरे से एट हैंड मिल जाती हैं, और आपके पास लगभग विकल्प इतने हैं कि ज़्यादा विकल्पों से जो कठिनाई पैदा होती है कि आप जो रोचक लगता है, जहाँ आपको रुचिकर लगा, जब तक आप खुद सजग नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या देखना है, किस लेखक को जाना है, तब तक आप कहीं भी आसानी से चले जाते हैं। तो सोशल मीडिया क्या करता है कि आपको कई बार इतनी स्वतंत्रता नहीं देता है विचार की कि आप बहुत ठहर के सोच सकें कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ जाना है मेरी। यदि आप उसका उपयोग भी सावधानी से करें तो शायद इस दिक्कत को बिल्कुल सही बात है। सर, लेखक और प्रकाशक के बीच में रॉयल्टी का एक मुद्दा बड़ा शुरू से विवादित रहा है। अभी ताज़ा उदाहरण विनोद कुमार शुक्ल जी का है, वो उस तरह से रॉयल्टी को लेकर आई। तो आप विनोद कुमार जी ने तो उसको जाहिर कर दिया, और कई लोग, हम सब लोग भी कहीं ना किसी रूप में जाहिर करते रहते हैं जी। वो क्योंकि हमारे बड़े लेखक भी हैं और उन्होंने उसको बहुत बड़े स्तर पर सार्वजनिक किया, तो वो बातचीत का विषय हो गया जी। लेकिन लगभग प्रत्येक लेखक जिनसे मैं परिचित हूँ, जरा भी वरिष्ठ हैं या जरा नए लेखक भी, वो प्रकाशकों से कोई संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उसमें पारदर्शिता का अभाव है। अच्छा, तो आप जांच नहीं सकते कि आपका संस्करण कितना निकाला गया है, आपके पास कोई इसका औजार नहीं, कोई तरीका नहीं है। तो अब वो यदि सच भी बोल रहा है तो भी आपको मानना है, और सच नहीं बोल रहा है तो भी आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो ये पारदर्शिता का संकट कैसे दूर हो,
दूसरा, प्रकाशकों के साथ एक दूसरा जो तो मुश्किल आती है वो है कि वो जो किताबें तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन हर किताब का एक सा प्रचार नहीं करते, हर किताब का एक सा प्रसार नहीं करते। तो इससे किताबों के और लेखक के उसमें फ़र्क आ जाता है, उसकी बिक्री में, उसके दूर तक पहुंचने में। तो ये कुछ बिंदु, बड़े बड़े बिंदु हैं, और ऐसे संसार में उदाहरण हैं कि जब प्रकाशक इन चीज़ों पर ध्यान देता है तो न केवल नए लेखक सामने लाता है, बल्कि जो नए नए लेखक आए हैं उनको गुणवत्ता के आधार पे उनको एक तरह से एस्टेब्लिश करता है, समाज के सामने सौंपता है कि ये आपके लेखक है, देखिए। बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दूसरे देशों में मिलते हैं। जी जी सर, एक लेखक को निजी तौर पे कैसा होना चाहिए? आजकल मैं देखता हूँ कि लेखक जो फेसबुक वगैरह पे लिखते हैं या जो यूँ भी लिखते हैं, तो उनका सामाजिक सरोकार भी होते हैं, वो राजनीतिक चीज़ों में भी दखल करते हैं, उस पर भी पोस्ट डालते हैं, लिखते हैं। तो एक लेखक के क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या सरोकार है, उसको पॉलिटिकली उसको होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट उसका या नहीं होना चाहिए? पॉलिटिक्स को मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए, जी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक राजनीतिक चेतना तो आपके भीतर होना ही चाहिए। जैसे सामाजिक चेतना होती है, जैसे राजनीतिक चेतना होती है, जैसे एक अपने उपस्थिति की, अपने एग्जिस्टेंस की एक चेतना होती है, जैसे घर परिवार के साथ आपका एक चेतनामूलक संबंध होता है, अपने आस पर्यावरण की एक चेतना होती है। तो चेतना, ऐसी राजनीतिक चेतना भी उतनी जरूरी है। आप एक चीज को मायने, उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? बिल्कुल, जब आपकी एक सामाजिक चेतना होती है तो राजनीतिक चेतना भी होगी। बिल्कुल सही, हाँ, इंसान के तौर पे आपकी चेतना, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं एक चेतना नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल, तभी तो आप पूरे दृश्य को समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी हर चीज को राजनीति प्रभावित करती है। आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं जी, आपको किस जगह नौकरी मिल रही है, क्या तनख्वाह मिल रही है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके पड़ोस में स्लम एरिया रह रहा है, उसकी बहुत सारी स्थितियां, जीवन क्या है, आपके क्या टैक्स लग रहे हैं, हजार चीजें, जिसका भी नाम लो, सब्जी के भाव क्या है, महंगाई क्या है, अब समाज में समरसता है कि नहीं, सांप्रदायिकता के ये मुद्दे हैं, जो बंटवारों के, जो मनुष्यों के बीच में बंटवारे, घृणा, नफरत के मुद्दे हैं या प्रेम के मुद्दे हैं, वो सब राजनीति तय करती है ना। कई बार आपकी चेतना का निर्माण वो करने लगती है। तो आपकी चेतना इतनी होनी चाहिए कि आप एक सही राजनीतिक चेतना को बचा सकें। लेकिन इसके खतरे हैं सर, ये जैसे अभी एक ताज़ा उदाहरण है कि सलमान रुश्दी साहब जो है उनके ऊपर हमला हुआ, उन्होंने वो किताब लिखी थी। खतरा तो देखिए सड़क पर चलने में भी है जी, सड़क पर भी चलने में एक लेखक ने अपना काम किया है, बिल्कुल है ना, और उससे भाई ये तो एक हिंसा है, इसका तो विरोध इसलिए किया जाना चाहिए। किसी ने अपना विचार लिखा, आप अपना विचार से उत्तर दे दीजिए उसका। आप यदि विचार का उत्तर लाठी से देंगे। खतरे से मेरा मतलब था कि ये जो हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये नहीं, गलत हुआ है, बहुत ही किसी भी तौर पर, किसी भी तरह से गलत हुआ है। आप सलमान रुश्दी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप निंदा कर सकते हैं या आप उनको स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल, पर वो हमारे समय के एक महत्वपूर्ण लेखक, कोई भी लेखक हो, छोटा, मैं कह रहा हूँ बहुत नया लेखक भी हो और केवल अपने लिखने के कारण उसको कोई गुंडा पीट दे या उस पर आक्रमण कर दे, उसकी कैसे तरफदारी की जा सकती है? मतलब उस क्रिया की। बिल्कुल सही बात, तो ये तो सवाल ही नहीं। सर, आपकी मतलब लेखन की प्रक्रिया क्या है? मतलब किस तरह से आपकी दिनचर्या होती है, किस तरह से आप देखिए रचना को अंजाम देते हैं? किस तरह रचना प्रक्रिया की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि उसको कोई बता नहीं सकता है जी। इसलिए रचना प्रक्रिया बताते समय लोग या तो कुछ कल्पना से बताने लगते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा एग्जैक्ट संसार में किसी लेखक को पता नहीं होता है। आप खुद भी लेखक हैं, आप खुद भी कविताएं लिखते हैं, आप क्या पूरी किसी एक कविता की रचना प्रक्रिया बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। कुछ फिर क्या बताएंगे आप? आदतें बताने लगेंगे कि मैं इतने बजे लिखता हूँ, मैं बीच में काफी पीता हूँ। ये सब सोची समझी बातें जी हाँ, ये आपकी उस रचना प्रक्रिया को नहीं बता रही है। जैसी आपकी ऐसी आदतें हैं, वैसी कई ऐसे लोगों की आदतें भी हो सकती हैं जो लेखक नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। तो उनकी रचना प्रक्रिया कहाँ गई? तो ये मुझे लगता है रचना प्रक्रिया एक सतत चलने वाली क्रिया है। आप निरीक्षण करते हैं, आप देखते हैं, आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप संवेदित होते हैं, आप उसको लेकर सोचते हैं, रात में आपकी नींद चढ़ जाती है, आप एक सपना देखते हैं, सुबह उठ के बेचैन हो जाते हैं, फिर आप असहाय महसूस करते हैं और फिर अचानक उसको लिखना शुरू करते हैं। तो रचना प्रक्रिया एक अनवरत, अटूट और अव्याख्या है। रचना प्रक्रिया के बारे में मैं एक जगह लिखा भी है कि रचना प्रक्रिया की व्याख्या करना उसे आग में जलाना है। अच्छा, मैंने आप उसको बता नहीं सकते, आप झूठ बोल सकते हैं। कैसा झूठ? सृजनात्मक झूठ, रचनात्मक झूठ। या आप खुद लेखक हैं, कवि है, तो आप में वो उसको ठीक ढंग से कहने की कला है कि मैं ऐसा करता हूँ साहब तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करता हूँ।
एक आध कोई घटना आप इस तरह याद कर सकते हैं, अन्यथा तो देखिए आपको यदि एक पत्थर के बारे में कविता लिखना है तो आपको अपने बचपन से देखिए अब तक सारे पत्थर याद आएंगे जब आप कभी थे ही नहीं। आपने 7 साल की उम्र में जब पत्थर देखा तब आप कभी नहीं थे। बिल्कुल सही बात। आप स्मृति इतना बड़ा काम करती है, स्मृति ही सबसे बड़ी रचना प्रक्रिया हो जाती है, सहायक हो जाती है ना। तो मार्केस जैसा लेखक तो कहता ही था कि मैं स्मृति से ही काम करता हूँ, स्मृति मेरा औजार है। बिल्कुल सही बात। तो रचना प्रक्रिया बहुत सारी चीज़ों से गुम्फित होकर बनती है, वो एक बहुत जटिल तत्व है जिसमें कई अवयव होते हैं और जो हमारे अवचेतन में भी बहुत सारी चीजें। मुझे लगता है कि वो कभी लेखन से अछूता रहता नहीं लेखक, वो हमेशा उसके चलता ही रहता है। कोई भी लेखक यदि है तो वो 24 घंटे का लेखक है, 24/7। जी बिल्कुल सही बात। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं 2 घंटे लेखक हूँ, अब 2 घंटे लेखक नहीं हूँ। वो उसको उसका चलता रहेगा, ये अपने एक उसकी इनबिल्ट चीजें हो जाती है। बिल्कुल। तो एक आदमी के तौर पे और एक लेखक के बीच में कोई फर्क होता है या कभी कभी जो आदमी होता है और लेखक होता है दोनों एक हो जाते हैं? आदमी तो देखिए दोनों हैं, मनुष्य दोनों हैं जी। कौन क्या काम कर रहा है, किसकी क्या अभिरुचि है। यदि पेंटर है तो पेंटिंग की तरह सोचेगा, पेंटर की उस तरह सोचेगा चीज़ों को, पेड़ को वो एक पेंटिंग की तरह देखने की कोशिश करेगा। एक यदि कथाकार है तो उसमें एक कहानी की तरह उसको खोजने की कोशिश करेगा, कभी कभी की तरह देखेगा। तो विधागत जो आदमी जिसकी जहाँ कला अभिरुचि है ना, संगीतज्ञ है तो वो हर चीज़ में एक संगीत सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। और जो कुछ नहीं है वो उसका जो अभिरुचि होगी वो करता होगा। जी हाँ। मनुष्य होना तो नाना प्रकार की क्रियाओं से बना है। कोई जो लेखक है वो कोई विशिष्ट मनुष्य नहीं हो जाता। बिल्कुल सही बात। ये कहना कि एक लेखक विशिष्ट मनुष्य है जी जी, या उसको कोई अत्यंत विशेषता है जी, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि भाई उसका लिखा पढ़ा वो बहुत सारी बातें अभिव्यक्त करता है तो उसको एक अलग तरह की स्वीकृति मिल जाती है। बिल्कुल सही। सर आपकी कोई छोटी कविता जो आपको याद और आप सुना भी सके? ये तो सबसे कठिन काम है। कोई ऐसी या जो अभी इस शाम में आपको प्रासंगिक लगती हो या जो भी आप वो याद रहने का एक मुश्किल है थोड़ी जी। मैं आपको छोटी सी कविता देखिए कोशिश करता हूँ जी। विकल्पहीनता। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जीवन का कोई विकल्प नहीं। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जीवन का कोई विकल्प नहीं है, मृत्यु भी नहीं। एक छोटी सी कविता है जी जी। और एक छोटी सी कविता आपको और सुनाता हूँ। मैंने कुछ 2-2 पंक्तियों में भी कविताएं लिखी हैं। बिल्कुल। उसमें से एक कविता मुझे याद आ रही है, उसका शीर्षक है, वो मेरे नए संग्रह में है जी, उप शीर्षक के नाम से आया है। हाँ। राष्ट्रवाद जी। और यह राष्ट्रीयता भी हम उसका शीर्षक हो सकता है। हुआ है। मैं दीवार पर लगे बल्ब को देखता हूँ, मैं दीवार पर लगे बल्ब को देखता हूँ और सोचता हूँ एडिसन की राष्ट्रीयता के बारे में। ये समझ में आ रहा है। तो ये हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि और लेखक कुमार अम्बुज जी। वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।